नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। आज हम बात करेंगे सीटेट के लिए जो साइकोलॉजी में जो क्वेश्चन आते हैं इम्पोर्टेंट, उनके बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जो मनोविज्ञान टॉपिक है, उसमें जो विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हुए हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। जो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो क्वेश्चन है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, जैसे सीटेट हुई, रीट हुई, यूपी टेट हुई, एसटेट हुई, इन सभी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? ऑप्शन 1, बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में। ऑप्शन 2, शिक्षण विधियों के चयन में। ऑप्शन 3, छात्रों को अभिप्रेरित करने में। ऑप्शन 4, पशुओं में प्रयोग करने में। देखो, बालकों की मानसिक अस्वस्थता का हम पता लगा सकते हैं, शिक्षण विधियों का चयन हम कर सकते हैं मनोविज्ञान के द्वारा, छात्रों को अभिप्रेरित कर सकते हैं मनोविज्ञान के द्वारा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा यहाँ पर पशुओं में प्रयोग करने पर। हम पशुओं में प्रयोग नहीं कर सकते मनोविज्ञान को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? पहला है औद्योगिक मनोविज्ञान, दूसरा है राजनीतिक मनोविज्ञान, तीसरा है विकृत क्लिनिक मनोविज्ञान, चौथा है असामान्य मनोविज्ञान। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता। मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो आते हैं वो क्षेत्र है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में औद्योगिक मनोविज्ञान आता है, राजनीतिक मनोविज्ञान आता है, विकृत क्लिनिकल मनोविज्ञान भी आता है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, लैटिन शब्द साइको का अर्थ है मन। ऑप्शन 2, चेतना। ऑप्शन 3, व्यवहार। ऑप्शन सी, आत्मा। जो साइकोलॉजी शब्द है, साइकोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है साइको और एक है लोगस। साइको और लोगस। जैसे में साइको का अर्थ होता है आत्मा, साइको का अर्थ क्या होता है? आत्मा। और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। तो साइकोलॉजी शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, तो यहाँ हो जाएगा आत्मा का अध्ययन करना। तो राइट आंसर हो जाएगा आत्मा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि, क्यों करना चाहिए? छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, छात्राओं को आसानी से प्रभावित कर सके। ऑप्शन 2, स्वयं को समझ सके। ऑप्शन 3, पशुओं पर प्रयोग कर सके। ऑप्शन 3, शिक्षण को अधिक प्रभावित बना सके। शिक्षण को अधिक प्रभावित बना सके। कौन सा ऑप्शन है? कि शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक शिक्षक का मनोविज्ञान का प्रयोग इसलिए नहीं करता तो छात्रों को प्रभावित कर सके, ये भी सही नहीं है। छात्रों को प्रभावित थोड़ी करेगा, ये भी गलत है। स्वयं को नहीं समझना, उसे दूसरों को समझना होता है। पशु पर मनोविज्ञान का प्रयोग नहीं किया जाता। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। ऑप्शन 1, मस्तिष्क का विज्ञान। ऑप्शन 2, व्यवहार का विज्ञान। ऑप्शन 3, चेतना का विज्ञान। ऑप्शन 4, आत्मा का विज्ञान। तो वर्तमान समय में जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। कौन सा? व्यवहार का विज्ञान है। पहले आत्मा का आया था, आत्मा के बाद मस्तिष्क का, मस्तिष्क के बाद चेतना का विज्ञान, इन तीनों के विज्ञान के बाद आया व्यवहार का विज्ञान। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसमें चेतना व्यवहार का विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखिए जो अध्यापकों को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? कार्य के लक्ष्यों को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्य में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, या
बालकों को अपने कार्य में सफलता के अवसर प्रदान करना। जो है यहाँ पर जो प्रेरणा के लिए अध्यापकों में से कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, ये करना चाहिए और शिक्षार्थी को सामाजिक भागीदारी का अवसर प्रदान करना चाहिए, ठीक है। और बालकों को अपने कार्य में सफलता अवसर प्रदान करना, ये भी एक शिक्षक को करना चाहिए। लेकिन जो शिक्षक को नहीं करना चाहिए वे इनामों का प्रलोभन देकर बालक में प्रतिद्वंद्विता पैदा नहीं करनी चाहिए। प्रलोभन से क्या है, प्रलोभन बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए ये कार्य शिक्षक को नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है। तो हो जाएगा पहला ऑप्शन ए, यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है। दूसरा, यह व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान है। ऑप्शन 3, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है। ऑप्शन 4, यह शिक्षा को मनोविज्ञान आधार प्रदान करता है। तो यह कौन सा सही ढंग से प्रकट करता है मनोविज्ञान यह शिक्षा को मनोविज्ञान आदान प्रदान करता है। मनोविज्ञान क्या करता है, शिक्षा को मनोविज्ञान आदान प्रदान करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जाती है। मतलब कौन सी जो मूल प्रवृत्ति है बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जाती है। ऑप्शन 1 जिज्ञासा, ऑप्शन 2 पुत्रेषणा, ऑप्शन 3 आत्मरक्षा, ऑप्शन 4 पलायन। तो ऐसी कौन सी है जो बच्चों को सीखने के लिए काम में ली जाती है। ऑप्शन 1 आत्मरक्षा, कौन सी ऑप्शन 1 आत्मरक्षा, और दूसरी है जिज्ञासा, तीसरी है पहली जिज्ञासा, दूसरी पुत्रेषणा, तीसरी आत्मरक्षा, चौथा पलायन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इसमें वो होगी जिज्ञासा। जिज्ञासा के द्वारा हम बच्चों को कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि सीखने के लिए अगर बच्चे में जिज्ञासा होगी तो वह उस कार्य को और अच्छे तरीके से करने के लिए उत्सुक रहेगा। अगला क्वेश्चन है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय वस्तु। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का जो वर्तमान है इसमें शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। ऑप्शन 1 मस्तिष्क, ऑप्शन 1 है मस्तिष्क, ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 क्या है मस्तिष्क, ऑप्शन 2 चेतना, ऑप्शन 3 मानव व्यवहार, ऑप्शन 4 आत्मा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा यहाँ पर मानव व्यवहार। मानव व्यवहार मतलब क्या है, व्यवहार का विज्ञान। वर्तमान शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है वह है मानव व्यवहार। अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक शिक्षक को अपने छात्र की प्रशंसा जिस आधार पर करनी चाहिए वह है जो उसकी प्रशंसा करता है, जो शांतिपूर्वक सुनता है, जो उससे प्रश्न पूछता है, या चौथा जो सदा आज्ञा का पालन करता है। एक शिक्षक होने के नाते अपने छात्र की प्रशंसा उसे इस आधार पे करनी चाहिए कि ये नहीं कि उसकी अगर शिक्षक की प्रशंसा कर रहा है तो ये नहीं होना चाहिए कि शिक्षक भी अपनी प्रशंसा करे। और दूसरा ऑप्शन है कि शांतिपूर्वक सुनता है। जो शांतिपूर्वक शिक्षक को सुनता है तो शिक्षक का ये करते नहीं होना चाहिए कि जो शांतिपूर्वक सुन रहा है उसकी प्रशंसा करे। जो सदा आज्ञा का पालन करे। आज्ञा का पालन करना एक शिष्टाचार होता है, लेकिन आज्ञा का पालन अगर करता है शिक्षक उसकी प्रशंसा करता है तो ये भी ठीक नहीं है। सबसे जो इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 3, जो उससे प्रश्न पूछता है उसकी प्रशंसा हमेशा शिक्षक को करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर, किस शिक्षाविद ने पाठ्य योजना के
किस शिक्षाविद ने पाठ्य योजना के पद सुझाए? किस शिक्षाविद ने पाठ्य योजना के पद सुझाए? ऑप्शन 1 BS ब्लूम, JF हर्बर्ट, ऑप्शन 3 E सिम्पसन, ऑप्शन 4 E हरलोक। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 JF हर्बर्ट। JF हर्बर्ट ने पाठ्य योजना के क्या सुझाए? पद सुझाए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बाल विकास, जो बाल विकास है की दृष्टि से निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण है? बाल विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर भोजन व पोषण, ऑप्शन 2 वंशानुक्रम वातावरण, प्रेम व देखभाल, ऑप्शन वंशानुक्रम व शिक्षा। एक बाल विकास की दृष्टि में उसका जो वंशक्रम है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसका जो वातावरण, जिस वातावरण में बच्चे का विकास हो रहा है वह सबसे महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि बालक का विकास अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से माता पिता हैं उनके हिसाब से बच्चे का विकास होगा, और जिस वातावरण में बच्चा का विकास हो रहा है, बच्चा रह रहा है, वो वातावरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली, विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि है। पहली है समस्या समाधान विधि, दूसरी है परियोजना विधि, तीसरी है सामाजिकृत अभिव्यक्ति, चौथा है व्याख्यान विधि। समस्या समाधान विधि में तुम समस्याओं का समाधान करते हैं, और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इसमें वह सामाजिकृत अभिव्यक्ति, मतलब समाज में अभिव्यक्ति अपनी बातों को कहना, एक ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किंडरगार्टन विधि के बहुत से गुण हैं। कौन सी विधि? किंडरगार्टन विधि के बहुत से गुण हैं। किंडरगार्टन विधि के बहुत से गुण हैं, परंतु इस विधि में मुख्य महत्वपूर्ण है। इस मुख्य महत्वपूर्ण कौन कौन से? पहला ऑप्शन है निरीक्षण द्वारा सीखना, ऑप्शन 2 है समीक्षा द्वारा सीखना, ऑप्शन 3 है परियोजना विधि, ऑप्शन 4 है खेल में करके सीखना। जो किंडरगार्टन विधि है उसमें जो महत्वपूर्ण गुण है वह है खेल व करके सीखना। खेल विधि मतलब है खेल व करके सीखना। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है। कब मदद करता है? ऑप्शन 1 वह अध्यापकों को बच्चे के प्रति लापरवाह बना देता है, ऑप्शन 2 वह अध्यापक को दर्शन शास्त्र और सामाजिक विज्ञान के प्रति उपेक्षित बना देता है, ऑप्शन नंबर 3 वह आवश्यक पर्यावरण को दूर रखता है, ऑप्शन नंबर 4 वह अध्यापक को अधिगम के नियम एवं प्रक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद ये करता है वह है जो अध्यापक को अधिगम के नियमों एवं प्रक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। कौन? एक मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? अध्यापक के लिए अध्यापक को अधिगम के नियमों व प्रक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह शिष्य के माता पिता का स्थान हड़पने की कोशिश न करे। ऑप्शन 2 वह शिष्य के प्रति स्नेह व प्रेम विकसित करे, ऑप्शन 3 वह अपने शिष्य की शरारत के प्रति भी प्रेम रवैया अपनाए, अपने कुछ चुनिंदा शिष्य के प्रति पक्षपात पूर्ण करे। तो संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम व स्नेह विकसित करे। एक
शिक्षक अभी भी माता पिता का स्थान और अपनी कोशिश न कि ये भी ऑप्शन गलत है। अगला है शिष्य को अगर कोई शिष्य शरारत कर रहा है तो उसके प्रति प्रेम व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। अगला है अपने चुनिंदा शिष्यों के प्रति एक शिक्षक का एक कर्तव्य होता है कि वह उसके लिए सभी जो छात्र हैं शिष्य हैं वो उसके लिए बराबर होते हैं। कभी भी उसे अपने शिष्यों के लिए पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चों के फेवर में उसे नहीं रहना चाहिए, उसके लिए सभी बच्चे समान होते हैं। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। आत्मा ऑप्शन है आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, चेतना का असीमित परिस्थितियों में, ऑप्शन 3 है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चौथा है मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। जो है यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान है ऑप्शन राइट हो जाएगा, वह है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान को हम शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने के तरीके के बारे में नहीं बताता। शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने के तरीके नहीं बताता। ऑप्शन 2 शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के विकास के विभिन्न स्तरों पर हमको उसकी योग्यता सीमाओं से परिचित कराता है। ये बिल्कुल सही है। तो शिक्षा मनोविज्ञान है और अधिगमकर्ता जो सीखने वाला है उसके विकास के जो विभिन्न स्तर हैं उसके बारे में हमको उसकी योग्यता सीमाओं से परिचित कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्षा का परिस्थिति तक सीमित नहीं है। शिक्षा जो मनोविज्ञान है उसकी जो क्रियाएं हैं प्रक्रियाएं हैं वे केवल कक्षा के स्तर तक सीमित नहीं है, वो उसके सभी संपूर्ण विकास में सहयोग करती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के नियम सिद्धांतों को स्थापित करता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है जो अधिगम के नियम है वो सिद्धांतों को स्थापित करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन 1 शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने के तरीके के बारे में नहीं बताता। नहीं आएगा मतलब बताता है। क्या? तो शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने के तरीकों के बारे में बताता है। और यहाँ पर जो पूछा क्वेश्चन कथन सही नहीं है तो सही यही नहीं है, पहला ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन 1 बालक केंद्रित, ऑप्शन 2 मूल्य केंद्रित, ऑप्शन 3 शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन 4 शिक्षक छात्र केंद्रित। तो शिक्षा प्रणाली हमेशा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित, बालकों के अनुसार ही शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शिक्षक का प्राथमिक दायित्व क्या है? शिक्षक का प्राथमिक दायित्व क्या है? तो ऑप्शन 1 अनुशासन, ऑप्शन 2 लचीलापन, ऑप्शन 3 उत्कृष्ट शिक्षण, ऑप्शन 4 पाठ्यक्रम समाप्त करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है शिक्षक का जो एक दायित्व होता है वो सबसे ज़्यादा दायित्व होता है उत्कृष्ट शिक्षण कराना। देखो प्राथमिक अनुशासन अगर शिक्षक रख सकता है अनुशासन, लेकिन अनुशासन से जो शिक्षण है वो बच्चा वो सीख नहीं पाएगा। दूसरा लचीलापन होना चाहिए, लेकिन प्राथमिक दायित्व लचीलेपन में नहीं आता है। प्राथमिक पाठ्यक्रम का समाप्त करना एक शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता कि पाठ्यक्रम पढ़ा दिया उसके बाद उसको कोई मतलब नहीं है। शिक्षक का यह है कि बच्चों को जो शिक्षा दे वह ऐसी शिक्षा दे कि वह शिक्षा बच्चे के जीवन में भी संपूर्ण जीवन में काम आए और उसका सर्वांगीण विकास हो सके बच्चे का। इसलिए बच्चों को क्या करना चाहिए? शिक्षक का प्राथमिक दायित्व है कि उत्कृष्ट शिक्षण कराएं। बच्चों को शिक्षक के द्वारा उत्कृष्ट शिक्षण कराना चाहिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। ये मैंने मनोविज्ञान के मैंने 20 क्वेश्चन कराए इम्पोर्टेंट, और ये जो 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके विगत एग्जामों में पूछे गए हैं। रीट में, सी टेट में, यूपी टेट में, एस टेट में, जितने भी MP टेट में जितने भी राज्यों के एग्ज़ाम है वो सब एग्ज़ामों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सी टेट में बहुत ही आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी जो वीडियो डालूँ सी टेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी, मैं यहाँ पर क्वेश्चनों की सीरीज़ चलाऊँगा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले
और अपने जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हो सीटेट रीटेट यूपीटेट किसी भी एग्ज़ाम की, तो उनको वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।